हेलो दोस्तों, आज से करीब 100 मिलियन साल पहले की बात है। जमीन पर नजारा कुछ और ही था। इंसानों का नामो निशान नहीं था और कुछ खौफनाक जानवरों का राज चल रहा था पूरे प्लेनेट पर, डायनासोर्स। ऐसे डायनासोर जो इतने बड़े थे कि इमारतों से भी लंबा कद रखते थे, जिनका जबड़ा इतना ताकतवर कि वो एक सेकंड में आपकी हड्डियां कुचल सकते थे, और जिनकी रफ्तार इतनी तेज कि ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज दौड़ते थे। सही लफ्जों में ये दिल दहला देने वाले जानवर थे। इन्होंने जमीन पर 170 मिलियन साल तक हुकूमत की, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें पूरी तरह से मिट्टी से गायब कर दिया। एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. डायनासोर लफ्ज का ओरिजिन एक्चुअली में ग्रीक जबान से हुआ है दोस्तों। ये बनता है डीनियस प्लस सोरस लफ्जों से। डीनियस का मतलब कैरिबल और सोरस का मतलब लिजर्ड, एक कैरिबल लिजर्ड यानी एक खौफनाक छिपकली। लिटरली यही मतलब होता है डायनासोर लफ्ज का। ये लफ्ज सबसे पहली दफा साल 1841 में यूज हुआ था, जब पहली बार डायनासोर का फॉसिल डिस्कवर किया गया रिचर्ड ओवन नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट से, जिन्होंने इस डायनासोर लफ्ज का इस्तेमाल करना शुरू किया। और उस वक्त में लोगों को डायनासोर या उनके अपीयरेंस के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी, इसलिए पहली ड्राइंग जो बनाई गई थी कि डायनासोर कैसे लगते होंगे, वो काफी अलग दिखती थी आज के कंपैरिजन में। मिगालोसोरस उन पहले फॉसिल्स में से एक था जो डिस्कवर हुआ था। देखो उसकी इनिशियल ड्राइंग। सालों बाद जब रिसर्चर्स ने उनके बारे में ज्यादा मालूमात हासिल की, तो ड्राइंग को मॉडिफाई किया गया ताकि वो ज्यादा रियलिस्टिक लगे। आज उनकी डिपिक्शन इस तरह की लगती है। आज तक 10,000 से ज्यादा डायनासोर फॉसिल पेलियोंटोलॉजिस्ट ने दुनिया भर में ढूंढ निकाले हैं और 900 से ज्यादा मुख्तलिफ स्पीशीज आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। शायद आपको सोच कर लगे और कितना खोद कर हम नई चीजें खोज सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 2003 से लेकर 2022 तक हर साल ऑन एवरेज तकरीबन 45 नई स्पीशीज ऑफ डायनासोर आइडेंटिफाई की गई हैं। तो पेलियोंटोलॉजिस्ट का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये फोटोज देखिए नए डायनासोर की जो पिछले साल डिस्कवर हुए थे। इनमें से ये देखिए एक बड़ा ही अजीब डायनासोर चिली में मिला, जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड जैसा वेपन लगा है और जिसके मुंह पर एक चूंच है। इसका नाम रखा गया है स्टेगोरोस एलनगासन। ओवरऑल कहा जाए तो आज हम डायनासोर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन चलो इस कहानी को उसके शुरू से समझते हैं। टाइम में पीछे चलते हैं, कई मिलियन साल पीछे। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि पहला डायनासोर तकरीबन 230 टू 240 मिलियन साल पहले इमर्ज किया होगा, क्योंकि जो सबसे पुराना डायनासोर का फॉसिल अब तक हमें मिला है वो 231.4 मिलियन साल पुराना है। यह अफ्रीका में मिला था। उस वक्त जमीन का नक्शा आज के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ था। जो कॉन्टिनेंट आज आप देखते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उस वक्त ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हमने नाम दिया है पैंजिया। साइंटिस्ट का मानना है कि पैंजिया कुछ ऐसा दिखता था। इसमें जो अलग अलग आज के दिन के कॉन्टिनेंट्स है वो कहां पर थे एग्जैक्टली, अब वो भी देख सकते हैं। उस वक्त जमीन का क्लाइमेट बहुत ही सूखा था, ड्राई और एरिड था, और बहुत कम बारिश होती थी। इस टाइम पीरियड को हमने नाम दिया है ट्रायसिक पीरियड, एक ऐसा वक्त जहां से डायनासोर का आगाज शुरू हुआ। डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के जरिए जमीन पर फैल रहे थे। इस वक्त पर जो डायनासोर आए वो वैसे नहीं थे जैसा आप डायनासोर्स को इमेजिन करते हो, बल्कि वो काफी छोटे साइज के थे। उस वक्त के कॉमन डायनासोर आमतौर पर सिर्फ 2 मीटर लंबे होते थे। फॉर एग्जाम्पल इयोरैप्टर एक ऐसा डायनासोर था जो उस पीरियड में मौजूद था। इनफैक्ट इस डायनासोर को बाकी सब डायनासोर का अनसेस्टर भी माना जाता है। इस वक्त पर जो डोमिनेट जानवर जमीन पर दिख रहे थे वो एक्चुअली में बड़े रैप्टाइल्स हुआ करते थे। इनमें से कुछ रैप्टाइल्स बड़े क्यूट दिखते थे, जैसे ये वाला जो माना जाता है कि सब कछुओं का अनसेस्टर था। अब टाइम में आगे चलें तो जमीन आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। करीब 201 मिलियन ईयर पहले ट्रायसिक पीरियड खत्म हुआ, जब जमीन का क्लाइमेट अचानक बदल गया। ये जो पैंजिया था ये टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया। जब मैं अचानक लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 दिन या 2 दिन में हो गया। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के स्केल पे देखा जाए तो रिलेटिवली अचानक था। यह प्रोसेस हजारों सालों तक चलता रहा। इस सुपर कॉन्टिनेंट्स में क्रैक्स आने शुरू
हो गए। उन दरारों के इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुए। इन वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई। इसकी वजह से बहुत इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग हुई। फिर जब सल्फर डाइऑक्साइड और एरोसोल्स एटमॉस्फेयर में जाकर मिले तो उससे सनलाइट ब्लॉक हुई और फिर उसके बाद पुलिंग हो गई। जब ये गैसेस पानी के साथ मिक्स हुई तो समंदरों का पानी एसिडिक हो गया, ओशन वाटर की एसिडिटी बढ़ गई, क्लाइमेट तेजी से बदल रहा था और उस वक्त के जानवरों के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया। उस वक्त के ज्यादातर रेप्टाइल्स और दूसरी स्पीशीज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, तो वो टेम्परेचर के इतने बड़े बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन डायनासोर्स वार्म ब्लडेड थे, इंसानों की तरह उनके लिए टेम्परेचर का बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं था। तकरीबन 6 लाख सालों तक ये वोल्केनिक इरप्शन चलती रही, क्लाइमेट चेंज चलता रहा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट बाकी सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए और जमीन पर बचे मेनली डायनासोर्स, क्रोकोडाइल, टर्टल्स और अर्ली मैमल्स। इस इवेंट को बुलाया जाता है ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। और जैसा मैंने कहा, इसके बाद ट्रायसिक पीरियड खत्म हो जाता है, जुरासिक पीरियड शुरू होता है। अगर ये नाम आपको सुना सुना लग रहा है तो हाँ दोस्तों, ये वही नाम है जुरासिक पार्क की फिल्मों ने जिस नाम का इस्तेमाल किया। उन्होंने जुरासिक लफ्ज को इस जुरासिक पीरियड से ही लिया है। तो ये जुरासिक पीरियड चलता है 201 मिलियन ईयर पहले से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक। इस दौरान डायनासोर प्लेनेट के सबसे डोमिनेट स्पीशीज बन गए और एवोल्यूशन के प्रोसेस ने उनमें से कुछ को बहुत बड़े साइज तक पहुंचा दिया। जैसे कि कुछ अर्लीस्ट टाइटेनोसोरस जो कि करीब 160 मिलियन साल पहले तक जिंदा थे। एक का वजन तकरीबन 15,000 किलोग्राम तक होता था और लेंथ में 15 मीटर तक हो सकते थे। ये कुछ और आइकॉनिक डायनासोर जो उस वक्त पर थे, ब्रोंटोसोरस, ब्रैकियोसोरस, डिप्लोडोकस और स्टेगोसोरस। इस जुरासिक पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर की भी एंट्री होती है। सबसे पहले फेदर डायनासोर में से था आर्कियोप्टेरक्स, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इसी वक्त में जो हमारा पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में बच चुका था। 2 छोटे सुपर कॉन्टिनेंट जिन्हें हमने नाम दिया है लुरेशिया और गोंडवानालैंड। अब जुरासिक पार्क की फिल्मों की वजह से ही दोस्तों जुरासिक पीरियड सबसे मशहूर है, लेकिन असल मायनों में जो इससे अगला पीरियड आया वही पीरियड था जहां पर डायनासोर के अच्छे दिन आए, द क्रिटेशियस पीरियड। क्योंकि यही वक्त था जब डायनासोर की डाइवर्सिटी पर हमें एक्सप्लोजन देखने को मिला। बहुत से नए टाइप्स के डायनासोर यहाँ पर आने लगे। टीरेक्स शायद सबसे मशहूर डायनासोर जिसे फिल्मों में दिखाया गया है, ये एक्चुअली में क्रिटेशियस पीरियड में ही एग्जिस्ट करता था। ये अपने दौर के एंड में पीक डोमिनेंस तक पहुंचा था, तकरीबन 65 मिलियन ईयर अगो से लेकर 68 मिलियन ईयर्स अगो तक। हालांकि ये बात रिसर्चर्स में डिबेटेड है, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट का कहना है कि टीरेक्स एक्चुअली में जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो बड़ी आयरोनिक बात है, जुरासिक पार्क नाम से फिल्म बनाई है और टीरेक्स को यहाँ इसके लोगो पर दिखाया हुआ है। क्रिटेशियस पीरियड एक्चुअली में डायनासोर के दौर का सबसे लंबा वक्त था। 145 मिलियन ईयर पहले शुरू होता है और 65 मिलियन ईयर्स पहले तक ये चलता है। जो 2 सुपर कॉन्टिनेंट थे, लुरेशिया और गोंडवानालैंड, ये भी ब्रेकअप होने शुरू होते हैं और जो कॉन्टिनेंट्स का स्ट्रक्चर है वो कुछ आज जैसा सा दिखाई देता है। बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स भी इस वक्त पर पैदा होने लगते हैं और जो टेम्परेचर है जमीन का वो भी ज्यादा गर्म रहता है पिछले पीरियड के कंपैरिजन में। समंदर का लेवल भी काफी ऊंचा था और ऑलमोस्ट हर तरह के डायनासोर जिनका आप तस्वर कर सकते हैं वो इसी पीरियड में रहते थे। रैप्टर्स, आर्मर डायनासोर्स, बड़े बड़े हार्बीवोरस डायनासोर्स, बड़े खतरनाक कार्निवोरस डायनासोर्स, टाइटेनोसोरस जो सबसे बड़े लैंड एनिमल्स में से एक था, अर्जेंटिनोसोरस जिसका वजन 77 टन तक हो सकता था, और टीरेक्स जो 40 फीट तक लंबा होता था और अपने वक्त का सबसे पावरफुल प्रीडेटर माना जाता था। इसका जबड़ा सबसे पावरफुल, सबसे मजबूत था किसी भी और जानवर के मुकाबले में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि घास जो है, ग्रास की एवोल्यूशन सिर्फ 70 मिलियन ईयर अगो शुरू हुई। यानी जिस कहानी का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस वक्त जमीन घास से नहीं भरी थी बल्कि दूसरे किस्म के प्लांट से, और टीरेक्स और ट्राइसेराटोप्स 68 मिलियन ईयर पहले इवॉल्व हुए थे। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? हम टीरेक्स के ज्यादा करीब हैं जितना टीरेक्स जुरासिक पीरियड के करीब था। जुरासिक पीरियड और टीरेक्स के दरमियान 80 मिलियन साल का फर्क है, जबकि हमारे और टीरेक्स के दरमियान सिर्फ 68 मिलियन ईयर का फर्क है। एक और इंटरेस्टिंग डायनासोर जो इस वक्त एग्जिस्ट करता था, ऑर्निथोमिमिड्स। ये ऑस्ट्रिच जैसे दिखते थे और सबसे तेज डायनासोर में से एक होते थे। 80 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से दौड़ सकते थे, और दौड़ने की जगह अगर उड़ने की बात की जाए तो जो लार्जेस्ट फ्लाइंग डायनासोर था
क्वेटज़ाल्कोएट्लस एटलस, इसका विंग स्पैन 10 से 11 मीटर तक होता था। तो जैसा आप देख सकते हो, डायनासोर के लिए ये पीरियड सबसे अच्छा था। क्लाइमेट इन्हें फेवर कर रहा था, नई नई स्पीशीज की एवोल्यूशन हो रही थी और कोई एनिमल की स्पीशीज नहीं थी जो इन्हें कम्पीट कर सके। वो असल में जमीन पर हुकूमत कर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था अनटिल एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे हमेशा के लिए डायनासोर खत्म हो जाते हैं। इस जमीन से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिसका डायमीटर 10 से 15 किलोमीटर था रफली, जमीन की तरफ बहुत तेज रफ्तार से आता है और जमीन से टकरा जाता है। ये होता है आज से करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले, और यही एस्टेरॉयड स्ट्राइक क्रिटेशियस पीरियड को भी खत्म कर देती है। इस एस्टेरॉयड की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक जेट एयरलाइनर से 150 गुना ज्यादा तेज। स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये जमीन पर मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में जाकर टकराता है। ये वही जगह है जहां पर कई मिलियन सालों बाद जाकर माइन ट्राइब्स आती हैं और चिचन इट्जा जैसे हिस्टोरिकल वंडर्स बनाते हैं। तो होता क्या है, जब ये एस्टेरॉयड इस जगह पर टकराता है तो एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है 180 किलोमीटर डायामीटर में। इसके इम्पैक्ट से इतनी तेज स्पीड पर एनर्जी रिलीज होती है जितनी एनर्जी आमतौर पर 100 टेराटन से TNT से रिलीज होगी। ये इतना बड़ा धमाका है कि इसके आसपास जो कुछ भी था वो पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। इम्पैक्ट की वजह से हवा में बहुत सारी मिट्टी उड़ती है, जो जमीन थी वो बहुत गर्म हो जाती है और ये हॉट डस्ट बारिश की तरह बरसता है बाकी एरियाज पर। पूरी जमीन पर जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कई घंटों के लिए, कई डिग्री सेल्सियस। इस एरिया के हजारों किलोमीटर की रेंज में जो भी जानवर थे वो जिंदा पक जाते हैं गर्मी की वजह से। कहा जाता है कि सिर्फ छोटे छोटे एनिमल्स सरवाइव कर गए इस इनिशियल ब्लास्ट के इम्पैक्ट को, क्योंकि उन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर ढूंढ लिए या फिर पानी के अंदर चले गए वो छुपने के लिए, या फिर केव्स के अंदर घुस गए, या फिर बड़ी बड़ी ट्री ट्रंक्स में घुस गए। अब ये तो सिर्फ इनिशियल इम्पैक्ट की बात थी। इसके बाद शॉक वेव्स आती हैं, हीट पल्स आती हैं, हजारों किलोमीटर में वाइल्ड फायर्स देखने को मिलती हैं, जंगलों पर बड़े बड़े सुनामीज आते हैं। इमीडिएटली कहा जाता है 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी आया होगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 2 किलोमीटर ऊंची सुनामी वेव को? वोल्केनिक इरप्शन दोबारा से देखने को मिलते हैं, एसिड रेन हुई और जलजले आने लगते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट थे ये बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि अर्थ के दूसरी साइड पर जहां पर इम्पैक्ट नहीं हुआ शायद एनिमल्स वहां सरवाइव कर गए हों, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हवा में मौजूद जो डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं उसकी वजह से पूरी जमीन पर सनलाइट ब्लॉक हो जाती है अगले 1 साल के लिए। प्लैनेट पर न्यूक्लियर विंटर आ जाती है, टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे गिरता है। अंदाजा लगाया जाता है कि अगले 3 सालों तक अर्थ फ्रीजिंग टेम्परेचर में रही, जिससे कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स मारे जाते हैं। और क्योंकि 1 साल तक सनलाइट ब्लॉक रही तो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो प्लांट्स मरते हैं। प्लांट्स के मरने से हार्बीवोरस जो जानवर थे उनके पास कोई खाना नहीं, वो मर जाते हैं, और उसकी वजह से कार्निवोरस जो एनिमल थे उनके पास कोई खाना नहीं, फिर वो मर जाते हैं। इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो गई। जो एक वाही जानवर जिंदा बच पाते हैं इन कॉन्सिक्वेंसेस से वो छोटे ओमनिवोरस एनिमल्स से, जैसे कि मैमल्स, छिपकलियां, टर्टल्स और कुछ चिड़ियां। ये एनिमल्स इसलिए सरवाइव कर गए क्योंकि ये स्कैवेंजर के तौर पर भी जिंदा रह सकते थे। मरे हुए डायनासोर और कुछ फंगस और डीकिंग प्लांट ही मैटर ही इनका खाना बन गया। ये छोटे क्रिएचर्स को काफी लंबा वक्त मिल जाता है सरवाइव करने के लिए। एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट ने कई कार्बोनेट रॉक्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से कार्बन और सल्फर एक बार फिर से एटमॉस्फेयर में जाते हैं और अगले कई हजारों सालों तक जो सनलाइट होती है वो काफी रिड्यूस रहती है, नॉर्मल लेवल पर नहीं होती वो। इसके अलावा कॉन्स्टेंटली एसिड रेन भी चलती रहती है कई हजारों सालों तक। जब न्यूक्लियर विंटर खत्म हुई और एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट सेटल हो गई तो सनलाइट दोबारा अर्थ तक पहुंचने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही बहुत ज्यादा रिलीज हो चुकी थी। इसकी वजह से इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। तो सोच कर देखो दोस्तों, सिर्फ एक एस्टेरॉयड ने अगले हजारों सालों तक अर्थ की हिस्ट्री बदल दी। कुछ एक्सेप्शंस के अलावा कोई भी 4 टांगों वाला जानवर जो 25 किलो से ज्यादा वजन रखता था वो इस इवेंट को सरवाइव नहीं कर सकता। तमाम टेरेस्ट्रियल डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए और उनके साथ साथ जमीन पर रहने वाली जितनी भी प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज थी 75% से ज्यादा एक्सटिंक्ट हो गई। इसी पॉइंट पर दोस्तों क्रिटेशियस पीरियड खत्म होता है और अगले एरा का आगाज होता है, जिसे हम नाम देते हैं पेलियोजीन पीरियड। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब खत्म हो गया हो, ये इवेंट एक अपॉर्चुनिटी की तरह आता है बाकी बची हुई जानवरों की स्पीशीज के लिए।
जो जमीन के महाराजा थे डायनासोर, वो खत्म हो गए, तो बाकी एनिमल्स के लिए ये मौका है आगे आने का, जमीन पर राज करने का। इंसानों को तो सबसे पहले थैंक यू करना चाहिए इस एस्टेरॉइड का, क्योंकि मैमल्स को बड़ा अच्छा मौका मिल पाया एवोल्यूशन का डायनासोर्स के जाने के बाद। डायनासोर के छोड़े हुए फूड चैन के गैप्स को स्लोली फिलिंग किया कई मैमल्स ने। इस पीरियड में हमें एवोल्यूशन देखने को मिली घोड़ों की, वेल्स की, चमगादड़ों की, प्राइमेट्स की, कई स्नेक्स और छोटी छोटी छिपकलियां भी यहीं पर इमर्ज होनी शुरू हुई। एक वाद ग्रुप ऑफ डायनासोर जो जिंदा बच पाए वो एक्चुअली में फ्लाइंग डायनासोर थे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इवोल्व किए और एवोल्यूशन के बाद वो चिड़िया बन गए। जी हाँ, सही सुना आपने। आज के दिन जिन चिड़िया को आप आसमान में देखते हो वो उड़ने वाले डायनासोर उनके ही एंसेस्टर्स हैं। ज्यादातर स्टडीज ने कंफर्म किया है कि बर्ड्स का रिलेशन डायनासोर के साथ है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो सबसे ज्यादा एंसेस्ट्री शेयर की जाती है चिकन और ऑस्ट्रिचेस के जरिए, और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि टीरेक्स जैसा खतरनाक डायनासोर्स का जो क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है आज के दिन वो एक चिकन है, एक मुर्गी। अच्छा, अब आपके जहन में एस्टेरॉइड के बारे में कई सवाल आ रहे होंगे। हमें आज के दिन कैसे पता चला कि वहां पर ही एस्टेरॉइड क्रैश किया था और 66 मिलियन ईयर पहले ही किया था? हमें ये डेट कैसे पता चली? इसके पीछे एविडेंस है एक रेयर मिनरल इरिडियम नाम से। साइंटिस्ट ने देखा कि अर्थ पर कुछ हिस्सों में ग्राउंड पर हमें बड़ी हाई कंसंट्रेशन देखने को मिलती है इरिडियम की आज के दिन, लेकिन जब जियोलॉजिस्ट ने अर्थ का एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि अर्थ पर यह बहुत ही रेयर मिनरल है, लेकिन फिर भी हमारी जमीन पर, हमारे ग्राउंड पर काफी तादाद में है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कॉमेट्स में और एस्टेरॉइड में इरिडियम की बड़ी हाई कंसंट्रेशन देखी जाती है, और जब साइंटिस्ट ने इस इरिडियम लेयर की डेटिंग की तो पता चला कि ये सारा जो इरिडियम हमें मिल रहा है ये 66 मिलियन ईयर पुराना है। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब एस्टेरॉइड अर्थ से टकराया हो और ब्लास्ट के बाद ये मिनरल पूरी दुनिया में फैल गया हो। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ एस्टेरॉइड का तो कहीं ना कहीं तो हमें उसका गड्ढा दिखना चाहिए जमीन पर, और आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। लेकिन कोई चीज जो इतनी पहले हुई हो 66 मिलियन ईयर पहले, तो शायद वो वैसे नहीं दिखेगी जैसा आप इमेजिन करते हो, क्योंकि तब से लेकर अब तक कॉन्टिनेंट्स भी लगातार शिफ्ट होते रहे हैं। जो इस एस्टेरॉइड का क्रेटर है वो आज के दिन एक्चुअली में इस युकाटन पेनिनसुला में छुप चुका है। पुराना इमेज आज वैसा नजर नहीं आता जैसा हम इमेजिन करते हैं, लेकिन कई सारी डिगिंग एक्सपीडिशंस ने प्रूव किया कि ये वाकई हुआ था और एग्जैक्ट लोकेशन भी कंफर्म हुई है। अगर आप मैप पर देखें तो एग्जैक्टली इसकी लोकेशन यहाँ पर है। आधा क्रेटर समंदर के नीचे है पानी में और आधा जमीन के नीचे। इस इम्पैक्ट का रियल वर्ल्ड निशान आज भी देखा जा सकता है मैक्सिको के इस एरिया में मौजूद ये स्नोटिस। ये खूबसूरत सिंक होल्स एक रिंग पैटर्न में है। ये पैटर्न उस एस्टेरॉइड क्रेटर के गिर्द बना हुआ है। आज ये स्नोटिस फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग यहाँ स्विमिंग करते हैं और ये स्नोटिस मिलकर दुनिया के सबसे बड़ा अंडरग्राउंड केव सिस्टम बनाता है। इस एस्टेरॉइड स्ट्राइक की ये कमाल की कहानी सुनकर एक चीज आप सोच रहे होंगे कि अगर आज ऐसा एस्टेरॉइड अर्थ से टकरा जाए तो क्या होगा? क्या इंसान भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? ये चीज डेफिनेटली एक खतरा है। जो एस्टेरॉइड जमीन से टकरा सकते हैं आने वाले टाइम में उन्हें नियर अर्थ एस्टेरॉइड कहा जाता है। नासा और दूसरी कई स्पेस एजेंसीज लगातार इन सब एस्टेरॉइड को ट्रैक कर रही हैं और देख रही हैं कि उनका पाथ कब और कहां टकरा सकता है। एज ऑफ अप्रैल 2022 तक 28,000 से ज्यादा नियर अर्थ एस्टेरॉइड आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जिनमें से 800 से ज्यादा का डायमीटर 1 किलोमीटर या इससे ज्यादा का है। ये बहुत ही स्कैरी नंबर है। इतने सारे एस्टेरॉइड जो जमीन से आकर पोटेंशियली टकरा सकते हैं, लेकिन आज के दिन आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशन इतनी एडवांस हो गई है कि हम उनके पाथ को क्लियरली प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कहां पर जाने वाले हैं। हम ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या चांसेस हैं कि ये जमीन से एक्चुअली टकराएंगे, और अगर कोई एस्टेरॉइड वाकई अर्थ की तरफ आ रहा हो तो उसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी आइडिया पर नासा ने डार्क स्पेस मिशन लॉन्च किया था 2021 में, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इस मिशन का प्लान था कि एक स्पेसक्राफ्ट को ले जाएंगे और एस्टेरॉइड से टकराएंगे ताकि एस्टेरॉइड का पाथ बदला जा सके, और अगर फ्यूचर में कोई ऐसा एस्टेरॉइड हो जो अर्थ से टकराने वाला हो तो हम उसके पाथ को अल्टर कर सकें। सुनकर ये चीज साइंस फिक्शन लगती है, लेकिन ये आइडिया पहले ही सक्सेसफुल हो चुका है। सितंबर 2022 में नासा ने एक एस्टेरॉइड पर टेस्ट किया जो अर्थ की तरफ नहीं आ रहा था। स्पेसक्राफ्ट ने एस्टेरॉइड से टकराकर उसका पाथ चेंज कर दिया। अगर ये उस एस्टेरॉइड के साथ हो सकता है तो फ्यूचर में अर्थ की तरफ आने वाले एस्टेरॉइड के साथ भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा बिल्कुल ही नहीं। खतरा एक्चुअली में यहाँ पर खुद इंसानों से है।
इस एस्टेरॉइड स्ट्राइक जिसने डायनासोर को मारा, इसे 5th एक्सटिंक्शन इवेंट बताया जाता है अर्थ की हिस्ट्री में। और इसके बाद साइंटिस्ट का मानना है कि जो 6th एक्सटिंक्शन इवेंट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ये कोई वोल्केनो या एस्टेरॉइड की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इंसानों की वजह से हो रहा है। इसे नाम दिया गया है होलोसीन एक्सटिंक्शन इवेंट। पिछले 100-200 सालों में इतने बड़े स्केल पर हमें बायोडाइवर्सिटी का नुकसान देखने को मिला। डिफोरेस्टेशन, ओशंस और एटमॉस्फेयर पोल्यूशन की वजह से इतनी तेजी से अलग अलग जानवरों की स्पीशीज, प्लांट की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं इंसानों की वजह से, कि कई बायोलॉजिस्ट ने इसे मास एक्सटिंक्शन का दर्जा दिया है। इंसानों के जरिए जो जंगलों को काटा जा रहा है, पोल्यूशन फैलाई जा रही है समंदर में, हवा में, इसकी वजह से जो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज का करंट रेट है ये 100 से 1000 गुना ज्यादा है जो नॉर्मली रेट होना चाहिए उससे। आज के दिन जो जानवर एग्जिस्ट करते हैं उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कई हजारों मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आज के दिन इन डेंजर कैटेगरी में आ गए हैं। ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गए हैं इंसानों की वजह से। इस तबाही को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीटिंग बुलाई गई जापान में साल 2010 में। 20 बायोडाइवर्सिटी के टारगेट सेट किए गए थे जो 2020 तक अचीव करने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 6 टारगेट पार्शली अचीव हो सके। जनवरी 2020 में एक नया पेरिस स्टाइल प्लान बनाया गया बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम कोलैप्स को रोकने के लिए। इसकी डेडलाइन रखी गई साल 2030 तक। इसका मकसद यह है कि जमीन और समंदर का 30% हिस्सा प्रोटेक्टेड बनाया जाए। जो पोल्यूशन हमारे जरिए फैलाई जा रही है उसे कम से कम 50% तक रिड्यूस कर देना। और साइंटिस्ट का कहना है कि जो एक्सटिंक्शन हो रही है उन्हें 20 एक्सटिंक्शन पर ईयर से कम पर लाना जरूरी है। अब देखना यह है कि कितने टारगेट अचीव हो पाते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज आज के दिन भी एक्सटिंक्ट होते रहे उसी तरीके से जैसे पहले एक्सटिंक्शन इवेंट में हुआ, तो शायद इंसानों का सर्वाइव करना भी मुमकिन ना हो। यह भी इंटरेस्टिंग बात है कि कैलकुलेशन के मुताबिक इंसान सिर्फ 3 लाख साल पहले पैदा हुआ, जबकि डायनासोर 174 मिलियन साल तक अर्थ पर रूल करते रहे। कहां 3 लाख साल से हम जिंदा हैं और कहां वो 174 मिलियन साल तक रहे। मतलब डायनासोर हमसे 600 गुना ज्यादा अरसे तक जिंदा रहे। क्या लगता है आपको, क्या इंसान डायनासोर का रिकॉर्ड बीट कर सकेंगे या फिर इंसानों का एक्सटिंक्शन 1 मिलियन साल पहले से ही हो जाएगा? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है, क्योंकि इसका जवाब हम सबके कलेक्टिव एफर्ट पर डिपेंड करता है कि हम जमीन को बचाने के लिए कितना काम करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। क़यामत का आना हक है और वो अपने वक्त पर जरूर आएगी। एक बात और भी क्लियर है, इस दुनिया में हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं। इसलिए हमें घमंड के बजाय जिम्मेदारी के साथ जीना चाहिए। जमीन और मखलूक की हिफाजत करना भी एक इमानत है जो अल्लाह ने हमें दी है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फैसला आखिरकार अल्लाह ही का है। लेकिन मैं एक बात और भी बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, साइंस अभी 100 में से 0.0001% भी इस कायनात को पूरी तरह समझ नहीं सकी। चाहे बात अर्थ की हो या पूरी कायनात की, असर राज अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा आज भी साइंस के लिए मिस्ट्री है। इस्लाम हमें ये याद दिलाता है कि इल्म कामिल सिर्फ अल्लाह के पास है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, समझ नहीं सकता कि सब कुछ कैसे हो रहा है। इसलिए इल्म हासिल करना जरूरी है, लेकिन घमंड नहीं। आखिर में जिंदगी, मौत और क़यामत सब अल्लाह के हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ क्लिक करके हिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड और वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।